यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आरटीपी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आरटीपी। देखो, आरटीपी क्यों जरूरी है। नंबर एक, आरटीपी में एक तो आपकी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाता है, आपको पता चलता है कि हाँ आपकी रिवीजन सही से चल रही है कि नहीं। दूसरा, कई बार आरटीपी में कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है तो करंट ईयर का आरटीपी जो होता है ना, करंट अटेम्प्ट का आरटीपी, वहां से कई बार क्वेश्चन आते भी है, एक या दो क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बट एक या दो क्वेश्चन आरटीपी से आ सकता है, तो इसीलिए आरटीपी आपको करके जानी है। ठीक है, दो क्वेश्चन भी आए और 20 मार्क्स का भी आरटीपी से कवर्ड होता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलो आरटीपी को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना मटेरियल कॉस्ट से, बड़ा ही सिंपल एंड बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? तो पूछा है मटेरियल कॉस्ट निकालने का। बताओ मटेरियल कॉस्ट निकालना हमने कैसे सीखा? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो ये हमने देखा, टोटल कॉस्ट लीजिए, टोटल यूनिट लीजिए, और टोटल यूनिट में से क्या घटाना है? नॉर्मल लॉस का यूनिट्स। ओके, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो सारे वो खर्चे लेते हैं जो प्रेजेंट लोकेशन में मटेरियल को लाने से रिलेटेड है। लोडिंग, अनलोडिंग, कमीशन, ब्रोकरेज, कोई टैक्सेस वगैरह लगे हैं जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा वो भी है कि नहीं। डिस्काउंट अगर है, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, तो वो हमें घटाना है। एंड नॉर्मल लॉस यूनिट क्यों घटाते हैं? क्योंकि नॉर्मल लॉस हम कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं, नॉर्मल लॉस हमारा लॉस नहीं है। चलो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे आप तो कितना यूनिट हम लेके आ रहे हैं? एक लॉट लेके आ रहे हैं जिसमें 5000 यूनिट है। ओके, कोई बात नहीं। लिस्ट प्राइस एक लॉट का ये है, ट्रेड डिस्काउंट है, घटाओगे? हाँ जी घटाओगे। एंड उसके बाद जीएसटी है कितना? 12%, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, जीएसटी जोड़ोगे। क्या जीएसटी किस पे लगेगा? लिस्ट प्राइस पे की ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद? याद करो, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें सेक्शन 15 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें सेक्शन 15 का सब सेक्शन 3 कहता है एक्सक्लूजन में डिस्काउंट घटाते हैं। दो वहां पे कंडीशन है, अकाउंटेंसी में मान के चलते हैं पहले कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट फॉल कर जाता है कि नहीं। एंड ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि आप तो लेते टाइम ही, गुड्स परचेज करते टाइम ही नेगोशिएट करते हैं, इसीलिए डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस आएगा उस पे जीएसटी आप लगाओगे। कैश डिस्काउंट, देखो कैश डिस्काउंट कुछ नहीं करना है। ओके, टोल टैक्स पेड लेना है कॉस्ट में, फ्रेट लेना है, डिमरेज चार्जेज, ट्रांसपोर्टर को कई बार लेट होने की वजह से लोडिंग अनलोडिंग में हमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, चार्जेज एज मान लो पेनाल्टी टू ट्रांसपोर्टर, तो क्या ये लेते हैं? नहीं लेते, हमने पढ़ा हुआ है। कमीशन एंड ब्रोकरेज लेंगे, ठीक है। अमाउंट डिपोजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर एंड अमाउंट रिटर्न है 20,000, 30,000 हमने डिपॉजिट रख के कंटेनर लाए थे, जब कंटेनर वापस करे तो सिर्फ 20,000 मिला, 10,000 क्या है कॉस्ट में लेंगे। कितना लेंगे? 10,000, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। मान लेते हैं सारे ऊपर के खर्चे जोड़ते हो तो इस क्वेश्चन में आएगा 2,94,000, ठीक है। अब अदर एक्सपेंसेस भी तो जोड़ोगे, तब क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। हमें टोटल कॉस्ट तो पता नहीं, और अदर एक्सपेंसेस 2% किसका है? टोटल कॉस्ट का। तो अगर मान लो टोटल कॉस्ट 100 है तो अदर एक्सपेंसेस कितना होगा? 2, तो बचे हुए ये खर्चे कितने होंगे? 98, है कि नहीं। जिसपे भी परसेंटेज दे एग्जामिनेशन में उसको 100 मान लो, फिर आराम से बन जाएगा। तो ऐसे ही आया होगा ना, 98 में 2, अगर अदर एक्सपेंसेज है तो 100 आया होगा, ठीक है। तो ये अगर 98 है तो 2 कितना, कैसे निकलेगा? 2,94,000 अगर 98 है तो 2 कितना, बताना जरा। $6,000, ठीक है। चलो उसके बाद कहता है 20% ऑफ मटेरियल स्टोरेज शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल रीजन की वजह से लॉस है तो ये घटाएंगे यूनिट डिवाइड करने से पहले, यूनिट निकालते टाइम, ठीक है। ये क्या है? ये कैश डिस्काउंट के लिए, कैश डिस्काउंट बोल रहा है 30 दिन के भीतर पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट पीएल का आइटम है, ठीक है, पीएल में भेज देंगे, कॉस्टिंग पीएल में, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा है एम्प्लॉय कॉस्ट। आसान क्वेश्चन है, अगर आप अपना स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है
सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बल्कि इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, उसी का शॉर्ट वर्जन आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। A total of 108 labor hour has been put into particular job card. कोई काम कर रहे हैं तो जॉब कार्ड मेंटेन होता है कि उस काम पे कितने घंटे लगे, तभी तो काम पे कितना लेबर चार्ज करना है पता होगा। ठीक है, और उस पे 1 से 8 घंटे 2 वर्कर ने काम किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक सेमी स्किल्ड है जिसका नाम है दीप, दूसरा स्किल्ड है जिसका नाम है सैम। ठीक है, इन्होंने कैसे टाइम डिवोट किया, तो डेली बेसिस पे मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे इतना, थर्सडे इतना, फ्राइडे इतना। ठीक है, स्किल लेबर वर्कड, जो स्किल लेबर है कौन है, सैम, इसने वर्क किया सैटरडे को भी 10 आवर्स। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि जो अनस्किल्ड है दीप है, उसने सैटरडे को काम नहीं किया होगा। 5 दिन जो है दोनों ने इतना इतना घंटा काम किया जो दिया है, सैटरडे को सिर्फ सैम ने काम किया। आगे डिटेल देखो। संडे इज अ वीकली हॉलीडे, संडे हॉलीडे होती है, कोई बात नहीं। एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल वीकडेज। ये जो 5 दिन है ना वीक का काम करने का, उसमें 8 घंटे काम करने पड़ते हैं। एंड 5 आवर्स ऑन सैटरडे, सैटरडे को कितना घंटा, सिर्फ 5 घंटे। सैटरडे 5 घंटे पे काम करेंगे तब भी आपको पूरा 8 घंटे का मतलब पूरा डे का वेजेज आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं। सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर आर पेड ऑर्डिनरी वेजेज ऑफ 400 600 फॉर 8 आवर्स। अब बताओ 4 से अगर 8 घंटे का है तो पर आवर का कितना, 6 से अगर 8 घंटे का है तो पर आवर का कितना, पता चल जाएगा वेजेज पर आवर। ये आएगा 50, ये आएगा 75। ठीक है, और कहता है डियरनेस अलाउंस 20% देना है, तो डीए भी अगर आप जोड़ोगे तभी तो पर आवर वेजेज पता चलेगी। बताओ 20% डीए जोड़ो, 50 का 20% जोड़ोगे तो ये आएगा 60, है कि नहीं। एंड 75 में अगर आप 20% जोड़ते हैं तो ये आएगा 90, करेक्ट। चलिए ये तो आ गया पर आवर कितना देना है। अब हम निकाल लेंगे कितने घंटे उन्होंने काम किया, इनटू कर देंगे पर आवर रेट से, तो हमें पता चल जाएगा दोनों का वेजेज। यही निकालने को बोला है। कंप्यूट द वेजेज पेएबल टू दीप, जो कि सेमी वर्कर है, एंड सैम। ठीक है, यहाँ पे कुछ है, एक्स्ट्रा आवर वर्कड ओवर एंड एबव 8 आवर आर आल्सो पेड एट ऑर्डिनरी वेजेज। कह रहा है 8 घंटे से ज्यादा भी आप करेंगे ना तो आप उसी रेट से पे करा जाएगा आपको, ये जो ऑर्डिनरी वेजेज रेट है। ठीक है, कोई बात नहीं। However, a premium of 100% of ordinary wages is paid if worker work more than 9 hours in a day or 48 hours in a week. कह रहा है कि अगर 9 घंटे एक दिन में, यानी कि 8 घंटे तक नॉर्मल वेजेज, 8 से 9 घंटे में भी नॉर्मल वेजेज, 9 घंटे से ज्यादा अगर काम करता है वर्कर तो उसको प्रीमियम मिलेगी, ओवर टाइम प्रीमियम। कितना, 100% ऑफ द वेजेज, यानी कि डबल वेजेज से मिलेगा। एक तो बेस वेजेज जो मिलेगा उसका उतना और मिलेगा उतने घंटों के लिए ओवर टाइम में। ठीक है, और ओवर टाइम किसको मानेंगे, पर डे 9 घंटे से ज्यादा काम करता है तो, या फिर हफ्ते में 48 आवर से ज्यादा काम करता है तो। फैक्ट्री एक्ट में लिखा है कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ओवर टाइम क्या होता है, 9 आवर्स पर डे से ज्यादा अगर काम करते हैं तो ओवर टाइम, या 48 आवर्स पर वीक। चलो, ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो मान लो ये मंडे है, आप कैसे बनाओगे, याद करो उस क्वेश्चन को, आपको पूरी बनाने की जरूरत नहीं, आप समझो, लॉजिक समझो कैसे बनाना है ये समझो। यहाँ डेज लिखोगे, नॉर्मल आवर्स, एक्स्ट्रा कितना काम किया, एक्स्ट्रा के लिए भी पेमेंट क्या मिलेगा, वही जो नॉर्मल आवर में मिल रहा है, ओवर टाइम। ठीक है, और ओवर टाइम अगर नॉर्मल में इक्विवेलेंट टू नॉर्मल आवर, नॉर्मल आवर्स। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। देखो मान लो ये 10.5 आवर्स है, 10.5 घंटे काम किया मंडे। ठीक है, 8 घंटे तो नॉर्मल हमें काम करना पड़ता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्यों, 9 घंटे से ज्यादा वाला ओवर टाइम में आएगा। 9 घंटे तक आप नॉर्मल, ओवर टाइम में नहीं काउंट हो रहा है। ठीक, तो 8 घंटे एक्स्ट्रा हम नॉर्मली काम करते हैं, 1 घंटा मैंने एक्स्ट्रा किया, 9 घंटा, 9 घंटे से एक्स्ट्रा कितना है, 10.5 में 9 घंटे से एक्स्ट्रा कितना है, 1.5 घंटा, ये ओवर टाइम है। ठीक है, ओवर टाइम में देखो कितना वेजेज मिलेगा, तो 2 तरीका है निकालने का। ओवर टाइम में वेजेज का रेट डबल कर दो, ऐसे निकाल लो, या इससे भी आसान तरीका क्या है
कि ओवर टाइम में वेजेस डबल मिलने का मतलब क्या है, जितना घंटा काम करते हो उससे डबल घंटे की पैसा मिलता है आपको, ठीक है। 1 घंटे काम करोगे तो 2 घंटे का पैसा मिलेगा, सिंपल तरीके से ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसको। तो ओवर टाइम अगर नॉर्मल वेजेस के तुलना में देखोगे, नॉर्मल आवर के तुलना में देखोगे तो डबल इफेक्ट दे रहा है ना वेजेस में, 2 गुना ज्यादा वेजेस दे रहा है। तो ये 3 घंटे की बराबर का वेजेस देगा। कैसे? 1.5 इंटू डबल वेजेज मिलती है ना ये ठीक है। और टोटल नॉर्मल वेजेज, नॉर्मल आवर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 और 9 3 12, ठीक है। वैसे ही ट्यूसडे में तो ये नॉर्मल में काउंट होगा, वेडनेसडे फिर 12 आएगा, थर्सडे देखो 9 घंटे नॉर्मल, 8 घंटे नॉर्मल, 1 घंटा क्या एक्स्ट्रा, 9 घंटा हो गया। एंड हाफ आवर जो है ओवर टाइम, वो डबल इफेक्ट यानी कि 1 घंटे की वेजेस देगा वो, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल लोगे। 5 दिन तो सबका सेम है दोनों का, सैटरडे सिर्फ सैम में डालोगे, दूसरे में डालोगे सैम में, कितना घंटा काम किया है 10 घंटे। 10 घंटे में बताओ 5 घंटे सैम में, 5 घंटे तो सैटरडे नॉर्मल काम करते हैं तो नॉर्मल में डालोगे, 9 घंटे से बाद वाला ओवर टाइम में आएगा 1 घंटा, 10 घंटा किया है ना तो 1 घंटा ओवर टाइम में आएगा, बचा हुआ 4 घंटा क्या आएगा एक्स्ट्रा टाइम में, है कि नहीं। और ओवर टाइम क्या मिलता है हमें, 2 गुना वेजेस मिलती है। टोटल क्या हो गया 5 + 4 9 और 9 2 11, सैम में सैटरडे में 11 लोगे। और ये तो 5 दिन दोनों का सेम है कि नहीं। और जितना भी डेज आएगा, जितना भी आवर आएगा, आवर, ठीक है, नॉर्मल आवर, उसको वेज रेट जो हमने निकाला है उससे इंटू कर दोगे, आ जाएगा वेजेस। अगला क्वेश्चन है ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, जिसको ओवरहेड भी बोलते हैं। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवरहेड आर ऑब्जर्व्ड न गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट। ओवरहेड को ऑब्जर्व करते हैं गुड्स रिकवरी रेट के बेसिस पे, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया है ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रिज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट AB एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट XY। ये दिया है इनका खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये क्या है, ये सारे ओवरहेड है, सॉरी ये सारे क्या है, तो ये ओवरहेड है। चलिए यहाँ पे कुछ बेसिस दिया है ओवरहेड बांटने का, और ये है सर्विस डिपार्टमेंट कैसे सर्विस देते हैं, अभी देखेंगे। देखते हैं पूछा क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, डिटरमाइनिंग ओवरहेड ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर, किस डिपार्टमेंट का कितना ओवरहेड है पता करने को ही प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, ठीक है। आपको पढ़ाया गया है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, ठीक है। 4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट आप लिख लोगे A, B, X, Y। खर्चे कैसे बांटोगे बताओ डायरेक्ट मटेरियल AB में तो नहीं लोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ओवरहेड बांटना है हमें, ठीक है। ओवरहेड निकाल रहे हैं, इनडायरेक्ट खर्चा निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट क्यों लेंगे, पर XY में लोगे क्यों, इनके लिए वो डायरेक्ट खर्चा है, पर बाद में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्राइमरी डिपार्टमेंट में बढ़ता है, तो प्राइमरी के लिए तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, ठीक है। तो लोगे डायरेक्ट वेजेज AB में नहीं लोगे, पर सर्विस डिपार्टमेंट का लोगे, ठीक है। चलो फैक्ट्री रेंट कैसे बांटोगे, एरिया के बेसिस पे, पावर ऑफ मशीन, पावर का खर्चा, ठीक है। क्या पढ़ाया मैंने, पहले कोशिश करेंगे हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर, ये ना हो तो हॉर्स पावर के बेसिस पे। यहाँ पे देखो हॉर्स पावर भी दिया है, मशीन आवर भी दिया है, कई बार एग्जामिनेशन में दोनों देने के बावजूद पावर का खर्चा सिर्फ मशीन आवर पे बांटता है, लॉजिकली वो सही नहीं है। पावर का खर्चा सिर्फ हॉर्स पावर पे बांटता है, लॉजिकली वो सही नहीं है। क्यों, एक मशीन सॉरी कितना खर्चा उठाएगा ये 2 चीजों पे निर्भर करता है, कितनी घंटा चल रहा है इस पे भी मशीन आवर, साथ ही में कितना पावर का मशीन है कि नहीं। अब बताओ पावर से भी फर्क पड़ेगा ना, AC 1 घंटा चलाओ, पंखा 2 घंटा चलाओ, कौन बिजली लेगा, AC, क्योंकि ज्यादा पावर का है। कितने घंटा चल रहा है इससे भी फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे AC 1 घंटे चलाइए या पंखे 100 घंटा चलाइए, तब तो ऑब्वियसली पंखा 100 घंटा, क्योंकि वो बहुत घंटा चलने की वजह से
समझ रहे हो? तो मशीन दोनों वजह से पावर का खर्चा इनकर्ड होता है, कितने घंटा मशीन चल रहा है इससे भी देखा जाएगा, एंड कितना पावर का है। चलो, डेप्रिसिएशन एसेट के वैल्यू अनुसार बांट दोगे। जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट, परक्यूजिट क्या है? परक्यूजिट, परक्यूजिट मतलब वो सुख सुविधाएं, वो फैसिलिटी का कॉस्ट है जो हम एक एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये खर्चा कैसे बांटोगे? तो ये खर्चा बांटोगे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है कि नहीं? चलो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाए तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है कि स्टेप डाउन या लेडर मेथड है या रेसिप्रोकल मेथड है? बताओ क्वेश्चन को देख के, इसको देख के क्या लगता है? ऑब्वियसली ये थर्ड वाला रेसिप्रोकल मेथड है। क्यों? रेसिप्रोकल मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि सर रेसिप्रोकल मेथड वहां पे लगता है जहां एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, प्लस दूसरा वाला भी पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है कि नहीं? यहाँ देखो एक्स प्रोडक्शन के साथ साथ वाई को भी सर्विस दे रहा है, और वाई सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के साथ साथ एक्स को भी सर्विस दे रहा है। जहां एक दूसरे को सर्विस डिपार्टमेंट दे रहे होते हैं ना, वो रेसिप्रोकल मेथड है। बनाने के 3 तरीका, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एंड एरर, एंड थर्ड सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछने का चांस क्या है? सिमुल्टेनियस इक्वेशन का, है कि नहीं? यहाँ पे क्या पूछा है तो बताइए, रीडिस्ट्रीब्यूट करिए सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन पे, इसी को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तीनों मेथड से प्रैक्टिस के लिए आप भी तीनों मेथड से कर लेना, कोई सा भी मेथड से करो, आंसर क्या आएगा? सेम। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है? 99% केसेस में कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है? ये 99% चांसेज है इस मेथड से क्वेश्चन आए। चलो, अगला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कहता है पीसीपी लिमिटेड बिलोंग्स टू अपैरल इंडस्ट्री, ठीक है। इट स्पेशलाइज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैशनेबल गारमेंट्स, इट बाय फ्रॉम इंडस्ट्री एंड रीसेल द सेम टू 2 सुपरमार्ट। इंडस्ट्री से हम खरीदते हैं गारमेंट्स और 2 सुपरमार्ट को बेच देते हैं। एक सुपरमार्ट ए जो कि एडल्ट गारमेंट में डील करता है उसको बेचते हैं, दूसरा सुपरमार्ट बी जो कि किड्स गारमेंट में डील करता है उसको बेचते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी ये है, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है, दोनों को घटा दोगी तो क्या आएगा? ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस मार्जिन, ठीक है। नंबर ऑफ डिलीवरी ये है तो ग्रोस प्रॉफिट तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ डिलीवरी को इनटू कर दोगे एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी से, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। नंबर ऑफ डिलीवरी को इनटू कर दोगे एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। घटा दोगे तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इन पास्ट पीसीपी हैज यूज ग्रोस मार्जिन परसेंटेज, ठीक है, टू इवेलुएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सुपरमार्ट। पास्ट में हम ग्रोस मार्जिन निकालते थे देखने के लिए कि कौन सा सुपरमार्ट ज्यादा कमा के दे रहा है, जिसका ग्रोस मार्जिन ज्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा मानेंगे, है कि नहीं? द कंपनी प्लान टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सुपरमार्ट। अब कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एडॉप्ट कर रही है, ठीक है। द अप्रैल मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ऊपर दिया ही है, उसको बाहेक और सारे जो खर्चे हैं जैसे कि ओवरहेड का खर्चा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसको बोल रहा है वो ये है 16,55,000, ठीक है। और वो खर्चे एक्टिविटी वाइज कैसे हुआ है? तो ऐसे हुआ है, ये टोटल जोड़ोगे आप 16,55,995 आएगा। स्टोर डिलीवरी के लिए इतना खर्चा हुआ है, कार्टून डिस्पैच किया स्टोर में इतना खर्चा हुआ है, ठीक है, सेल स्टॉकिंग में इतना खर्चा हुआ है। तो ये सारे खर्चे बाइफरकेट करके एक्टिविटीज वाइज दे दिया है। ये रहा एक्टिविटीज का कॉस्ट ड्राइवर दोनों डिपार्टमेंट का, सिंपल। क्या पूछा है? कंप्यूट ग्रोस मार्जिन परसेंटेज ऑफ ईच सुपरमार्ट एंड कंप्यूट ऑपरेटिंग इनकम। बताइए, पहले में तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भूल जाओ, ग्रोस मार्जिन निकालना है। कैसे निकालोगे? रेवेन्यू में से घटा दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आ जाएगा ग्रोस मार्जिन, ठीक है। परसेंटेज ग्रोस मार्जिन कैसे निकलेगा? तो ग्रोस मार्जिन
को डिवाइड करोगे रेवेन्यू से और इंटू करोगे 100। ठीक है, रेवेन्यू कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया एवरेज रेवेन्यू और नंबर ऑफ डिलीवरी इंटू कर दो। कॉस्ट ऑफ गुड सेल कैसे निकलेगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सेल ले लो और नंबर ऑफ डिलीवरी से इंटू कर दो। ठीक है, चलो सेकंड ऑपरेटिंग इनकम पूछा था ना, दोनों ग्रॉस मार्जिन जोड़ दीजिए, टोटल ग्रॉस मार्जिन किसका, ए प्लस बी का जो दोनों सुपरमार्ट है, और लेस कर दीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। कितना है, 16,55,995 दिया जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, परसेंटेज ऑपरेटिंग इनकम पूछे तो कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग इनकम ऊपर लेना है, रेवेन्यू नीचे लेना है, इंटू कर देना है 100 से, सिंपल। चलो एक्टिविटी दूसरा पूछा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अनुसार बताइए सुपरमार्ट का ऑपरेटिंग इनकम दोनों का। कोई बात नहीं, ये तो इतना प्रोसेस दूसरे में भी आपको करनी पड़ेगी कि रेवेन्यूज में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल निकालो, ग्रोस मार्जिन, ग्रोस मार्जिन के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाने के बाद ऑपरेटिंग मार्जिन आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। कैसे घटाओगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये रहा, पर ये तो टोटल में है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे दोनों में बांटोगे। दिया हुआ है कॉस्ट ड्राइवर, कैसे, स्टोर डिलीवरी का जो खर्चा है वो कैसे बटेगा, स्टोर डिलीवर्ड। ठीक है, दूसरा कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, ये कैसे बटेगा, कार्टून डिस्पैच टू स्टोर पर डिलीवरी। यहाँ देखो स्टोर डिलीवर दिया है, पहले तो इस रेशियो में बढ़ जाएगा, है कि नहीं। दूसरा कार्टून डिस्पैच टू स्टोर पर डिलीवरी, अब कार्टून डिस्पैच ये रहा पर डिलीवरी, इंटू कर दोगे टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी से, तो टोटल कार्टून डिस्पैच आ जाएगा आपको। ठीक है, थर्ड में पूछा है आवर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग, यहाँ पे दिया है एवरेज नंबर ऑफ आवर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी। अब एक स्टोर डिलीवरी का है, इंटू कर दोगे 1100 से और इसमें इंटू कर दोगे 2805 से, तो जो आएगा उस रेशियो में बटेगी, है कि नहीं। अगला है लाइन अप परचेज ऑर्डर के बेसिस पे, ये भी नीचे दिया हुआ है। एंड अगला है परचेज क्या बोलते हैं, कस्टमर परचेज ऑर्डर बाय कस्टमर, ये लाइनअप पर परचेज ऑर्डर। ठीक है, लाइनअप पर परचेज ऑर्डर कैसे आएगा, एक लाइनअप इतना है एक ऑर्डर पे और नंबर ऑफ ऑर्डर से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक, और लास्ट वाला खर्चा कैसे बचेगा, बस इस रेशियो में बांट दोगे सारे घटाने के बाद आएगा ऑपरेटिंग इनकम दोनों सुपरमार्ट का। अगर आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100%। ये बुक में क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको करना है। कॉस्ट शीट का देखो कॉस्ट शीट का बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आ जाए कॉस्ट शीट का ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया। क्या पूछा है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ। दूसरा अर्निंग पर मैन शिफ्ट, मैन शिफ्ट का मतलब देखो, मैन शिफ्ट दो शब्दों से बना है ना, मैन एंड शिफ्ट कैसे हम पढ़ते हैं रूम डेज, तो दो शब्दों से बना है, रूम एंड डेज, पर रूम पर डे। वैसे ही पर मैन पर शिफ्ट, एक आदमी एक शिफ्ट में कितना कमाता है, तो टोटल इंप्लॉय का अर्निंग ले लेंगे, इंप्लॉय को जो दे रहे हैं वेजेस ग्रेचुटी ये वो, एंड पर मैन पर शिफ्ट टोटल मैन शिफ्ट से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। दूसरा आउटपुट पर मैन शिफ्ट, तो मैन शिफ्ट से डिवाइड करना है क्या, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस को, तो आउटपुट पर मैन शिफ्ट आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। कॉस्ट शीट देखते हैं थोड़ा गला खराब है आज मेरा थोड़ा, सॉरी उसके लिए। चलिए, ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, द कंपनी हैज प्रोड्यूस दिस मच टन, इतना हमने प्रोड्यूस किया है एक्स। ठीक है, आ जाओ, मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है ठीक है आ जाओ, पावर का खर्चा दिया है, ये क्या है डायरेक्ट मटेरियल, पावर एंड डीजल किसमें लोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। ठीक है, ये डायरेक्ट वेजेज ग्रेचुटी एंड वेजेज एंड सैलरी। हायर चार्जेज बताइए, फॉर इक्विपमेंट डायरेक्ट एक्सपेंस, हायर चार्जेज फॉर कार यूज फॉर ऑफिस यूजेज, ऑफिस पर्पस। अब देखो ऑफिस पर्पस के लिए जो कार यूज होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
कहाँ पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम, ठीक है। रिइंबर्समेंट ऑफ डीजल फॉर कार, ये भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हायर चार्जेस ऑफ कार विल अट्रैक्ट जीएसटी अंडर आरसीएम 5% विदाउट क्रेडिट। अब देखो हायर चार्जेस जो हम कार लेके आए हैं, हायर चार्जेस ऑफिशियल यूज के लिए जो हायर पे कार लेके आए हैं, वो चार्जेस तो गया कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए, उसका डीजल का खर्चा भी गया, पर हम ना जो जिससे ट्रांसपोर्ट एजेंसी से हायर कर रहे हैं उसको जीएसटी उस पे पे करना पड़ रहा है आरसीएम में, यानी कि हम जीएसटी पे कर रहे हैं उस सप्लाई में, और क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो जो भी खर्चा है जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं उस खर्चे को कॉस्ट में जोड़ते हैं। लेकिन जीएसटी किस पे लगाएंगे, सिर्फ 80,000 पे कि इस पे भी टोटल कॉस्ट पे, ये हायर चार्जेस और प्लस डीजल का जो खर्चा है जो हम दे रहे हैं 1 लाख पे 5% जीएसटी लगाओगे। मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेटिंग ब्रिज, चलो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है। एक वेटिंग ब्रिज होता है, ट्रक उस पर खड़ा हो जाता है तो बताता है ट्रक में वजन कितना है, कितना कुंटल कितना टन सामान लदा है ट्रक पे तो ये तो डिलीवरी से रिलेटेड खर्चा है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा, है कि नहीं। कहाँ पे डालोगे बताओ फटाफट, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल एट वेटिंग ब्रिज 6,000 एंड फैक्ट्री प्रीमाइसेज 18,000। बताओ ये जो है ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है। वो जो नापते हैं ना, वेटिंग ब्रिज है जहाँ पे ट्रक खड़े होकर वजन ले रहे हैं, वहां पे एक सीसीटीवी भी लगी है, उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, और ये फैक्ट्री में लगी है तो फैक्ट्री ओवरहेड है। टीएडीए एंड होटल बिल फॉर सेल्स मैनेजर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लोगे, ठीक है। सेल्स मैनेजर का खर्चा क्या है, सेल्स ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है सारे खर्चे जोड़ दोगे, ठीक है। इतने लोग काम कर रहे हैं 180 एम्प्लॉय एंड 26 इन अ मंथ डेज, तो 26 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, ये क्या है, तो सर ये यही है मैन शिफ्ट जो नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, इतने मैन हैं और इतने दिन का शिफ्ट करते हैं एक दिन को एक शिफ्ट है, ठीक है। तो इंटू कर दोगे तो मैन इंटू शिफ्ट, टोटल मैन शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। एक तो पूछा है अर्निंग पर मैन शिफ्ट, तो ये देखो कितना कमा रहे हैं लोग, ये दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो मैन शिफ्ट से, दूसरा आउटपुट को डिवाइड कर दो मैन शिफ्ट से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, देखो मैंने हमेशा से ये बात बोली है कि जब भी लेजर पूछेगा नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम से ही लेजर पूछेगा, ठीक है। जब भी लेजर पूछेगा नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम से लेजर पूछेगा। यहाँ से तीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक लेजर, दूसरा जर्नल, ये कहीं से भी सॉरी कहीं से भी पूछ सकता है, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। थर्ड क्या है, रिकॉन्सिलेशन, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन। चौथा क्या है, चौथा तो आपने लिखा ही नहीं सर, चौथा है एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट का डिफरेंस और दूसरा थ्योरी क्वेश्चन बनता है इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का डिफरेंस। ये थ्योरी क्वेश्चन में से भी कोई एक थ्योरी क्वेश्चन आते रहता है। इस बार के आरटीपी में देखते हैं क्या थ्योरी क्वेश्चन पूछा है। चलिए, ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस लेजर के डेबिट साइड में पोस्ट करोगे, ठीक है ये स्टोर यानी कि स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स का, बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, एसेट है हमारे लिए, उसका भी डेबिट बैलेंस है, जो जो खर्चा होगा बिल्डिंग में डेबिट 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 जुड़ जाएगा, है कि नहीं, कोई बात नहीं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है, ये जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट जिसको जीएलसी हम बोलते हैं, ठीक है। चलो कुछ ना बोले, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे का आउटस्टैंडिंग ये सब चीज जुड़ के बना है। ये ट्रांजेक्शन देखो, मटेरियल से रिलेटेड परचेज क्या करोगे, जब आप स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हो, डेबिट साइड में परचेज रखोगे, इश्यू टू प्रोडक्शन बाय डब्ल्यूआईपी, इश्यू टू जनरल मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा ना, बाय फैक्ट्री ओवरहेड करके, इश्यू टू बिल्डिंग बाय बिल्डिंग कंट्रोल अकाउंट करके आप भेज दोगे, ठीक है। बिल्डिंग कंट्रोल अकाउंट में जाएगा ये खर्चा, ये डब्ल्यूआईपी में जाएगा, ये जीएलसी के नाम से एंट्री होगी, जीएलसी या सीएलसी, कॉस्ट लेजर वर्ड यूज किया है, आप भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज कर सकते हैं। ग्रोस वेजेस बताओ, वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाओगे,
इधर क्या लिखते हैं टू जीएलसी, इधर क्या लिखते हैं बाई। अगर डायरेक्ट वेजेस चार्ज करना है तो WIP, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड। बिल्डिंग के लिए भी बाई चांस इसमें है कि बिल्डिंग बन रही, बिल्डिंग के लिए भी कुछ वर्कर काम कर सकते हैं तो बिल्डिंग में चार्ज हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट। चलो, ग्रोस वेजेस पेड 90,000, पेड यही है ना जो इनकर्ड हुआ वेजेस, डेबिट में लिखते हैं जीएलसी के नाम से, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड 24,000, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 6,000 और बचा हुआ वेजेज जो 60,000 है वो कहाँ जाएगा WIP में। ओवरहेड बताइए, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, इनकर्ड टू जीएलसी करके आप डेबिट में लिखोगे, ठीक। प्लस ऑब्जर्व टू बिल्डिंग बाय बिल्डिंग अकाउंट, अनऑब्जर्व दिया है कॉस्टिंग PL में भेज देना, ठीक है प्लस ओवरहेड अकाउंट में एक तो वेजेस से आएगा, स्टोर लेजर से आएगा, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा बाय WIP पे चार्ज हो जाएगा। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है सीधा WIP पे चार्ज कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में जाके जुड़ेगा, फिनिश गुड्स आता है कॉस्ट ऑफ सेल में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आता है और कॉस्ट ऑफ सेल बनता है। कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है कॉस्टिंग PL में, याद करो सेल्स दिया हुआ है, ठीक है सेल्स दिया हुआ है, पढ़ते हैं। एट द एंड रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, SLC बनाते टाइम, स्टोर लेजर बनाते टाइम काम आएगा। एंड WIP का भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। एनी लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल इज ट्रीटेड एज अ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि नॉर्मल लॉस। कहने का मतलब है स्टोर लेजर आप बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग डालने के बाद, सारी एंट्री डालने के बाद भी कुछ बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में बचेगी, ठीक है, वो बैलेंसिंग फिगर आप डालोगे तो वो मटेरियल लॉस है। मान के चलना, कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड में भेजिए, कौन सा मटेरियल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है बताओ फटाफट, नॉर्मल लॉस, क्योंकि अब नॉर्मल होता तो कॉस्टिंग PL में जाता है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल, बताओ सेल कितना है, और ग्रोस प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा 2,16,000। चलिए ये कहाँ पे आप डालोगे, फिनिश गुड्स बनाते टाइम, फिनिश गुड्स से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ना, ये रहा फिनिश गुड्स अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा वहां पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीज मैंने ब्रेक कर दिया, डाल के देखना, लेजर बना के देखना, फटाफट से बन जाएगा क्या पूछा है, रिलेवेंट कंट्रोल अकाउंट बनाइए, ठीक है, टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, यानी कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेज कंट्रोल अकाउंट बनाना आप, फैक्ट्री ओवरहेड, WIP, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना भी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्टिंग PL एंड जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इतना अकाउंट आपको बनानी पड़ेगी। बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग से अगर क्वेश्चन आता है तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालिए 1 नंबर। दूसरे में पूछ सकता है कि टोटल सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों बताइए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में। तीसरे में पूछ सकता है अगर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जितना बैच नहीं बना के कुछ और क्वांटिटी बनाते हैं तो क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, ये बताइए। चलिए अच्छा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला बताओ, 2 इंटू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, एनुअल डिमांड जिसको D या A कुछ भी लिख सकते हो, इनटू वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था, पर यहाँ पे बनाने के लिए सेटअप करनी पड़ेगी मशीन को, सेटअप कॉस्ट है पर सेटअप, एंड नीचे होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, वहां पे क्या था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ भी पर यूनिट ही लेना है, लेकिन पर रूपी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अगर परसेंटेज दिया हो तो आप किस पे लगाओगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगाओगे, एंड पर एनम लिया जाता है, ठीक है, पर एनम यानी कि मंथली दिया हो तो इंटू 12 करोगे। ब्रोस्टो लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्टेन दैट इज यूज्ड बाय हॉस्पिटल इन एंजियोप्लास्टिक, पता है स्टेन एक ट्यूब होता है
एंजियोप्लास्टिक में यूज करते हैं हार्ट की ब्लॉकेज निकालने के लिए। एक तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, सर्जरी करके ब्लॉकेज हटाते हैं। चलो हम लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं है, पर एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और एक एंजियोप्लास्टिक, ठीक है, ज्यादा मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। अ प्रोसीजर यूज टू ओपन ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। हमारे हार्ट में बहुत सारी कोरोनरी आर्टरीज होती है जहां से ऑक्सीजन का फ्लो होता है, ठीक है, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी एज पर द एस्टीमेट। ये सब कहानी इरेलीवेंट है। आपको क्या चाहिए बनाने के लिए? जो फॉर्मूला में लगेगा उतना डेटा, है कि नहीं? एज पर द एस्टीमेट प्रोवाइडेड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ब्यूरो देयर विल बी डिमांड ऑफ 1 करोड़ स्टेंट। अब बताओ 1 करोड़ स्टेंट का डिमांड है, पर पूरी इंडस्ट्री में, ठीक है, हम तो पूरी इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं करते, और भी हमारे जैसे बनाने वाले लोग होंगे। हम जो है बोस्टन लिमिटेड इज हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ 10%। अब 1 करोड़ पूरा डिमांड है जिसमें 10% अपना शेयर है, तो हम कितना बनाएंगे? हम बनाएंगे 10 लाख। एनुअल डिमांड हमारा कितना है? 10 लाख, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट दिस मच एज ए इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर स्टैंड पर मंथ। देखो पर यूनिट पर मंथ दिया है होल्डिंग कॉस्ट, पर हमें एनएम में चाहिए, तो कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट कैसे लिखोगे? दिस इंटू 12 कर दोगे 36 आ जाएगा पर एनएम, ठीक है। एंड सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है 4 से 50। अब देखो ये सब दिया हुआ है, फॉर्मूला में डाल के आप निकाल सकते हैं। ये आएगा 5000 इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, यानी कि एक बैच में हमें 5000 यूनिट बनानी चाहिए, ठीक है। मिनिमम एवरेज होल्डिंग कॉस्ट ये कैसे निकलता है? 1/2 इंटू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये एवरेज होल्डिंग ये एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है, और इंटू आप कर दोगे कैरिंग कॉस्ट, तो आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 5000 इंटू 36, ठीक है। चलो अगला देखो। जॉब कॉस्टिंग से क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर है ऑटो कंपोनेंट का, ठीक है। फ्लोइंग एक्सपेंसेस आर गिवन फॉर द ईयर एंडिंग 2020-21। जो साल बीत गई है 20-21 का खर्चा दिया है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग, परचेज, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर दिस मच द कंपनी हैज रिसीव्ड ऑर्डर फॉर कार मैन्युफैक्चरर फ्रॉम अ कार मैन्युफैक्चरर वेयर इट एस्टिमेट that the cost of material will be this much and labor will be this much. Company charges factory overhead as a percentage of direct labor. ये एक important line है। ये एक important line है। and administrative overhead ये भी एक important line है on the basis of factory cost. जो ऑर्डर हमें आया है उसके लिए हमें इतना कॉस्ट ऑफ डिलीवरी लगेगी, ये भी जोड़ेंगे, ठीक है। रिकवरी रेट निकालने को बोल रहा है दूसरा, बताइए जॉब कॉस्ट शीट बना के और कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देना है इतना। एक बात बताओ, जब भी कॉस्ट शीट बनाता है पूछता है स्पेशल ऑर्डर आया अपने को, ठीक है, जॉब कॉस्ट बनाना है, कोई पर्टिकुलर जॉब आया, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चा हमेशा देगा, पर इनडायरेक्ट खर्चा हमें किसी बेसिस पे चार्ज करना पड़ेगा, और बेसिस भी क्वेश्चन में देगा। कैसे देगा? पास्ट ईयर बेसिस हो सकता है कि नहीं? और यहाँ पे बेसिस कैसे दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना है लेबर आवर के बेसिस पे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज करना है फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे। तो हम निकाल लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, पास्ट में जो हमारी जो भी हम ऑपरेट करते हैं उसमें फैक्ट्री ओवरहेड लेबर आवर का कितना परसेंट है, यही हो गया रिकवरी रेट, है कि नहीं? और उतना ही इस बार भी चार्ज कर देंगे इस जॉब पे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का कितना परसेंट है, उतना ही चार्ज कर देंगे इस जॉब पे भी। ये सारे खर्चे जोड़ दोगे तो एक कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है वो भी जोड़ दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा जॉब का, एंड उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दो तो आपका टोटल सेल आ जाएगा, जॉब का सेलिंग प्राइस या कोटेशन प्राइस जो भी आपको बोले, ठीक है। चलो जरा हम रिकवरी रेट निकालें जो पहले में पूछा हुआ है, ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 2021-22। इसके लिए आप एक बनाओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पहले, ठीक है। देखो ओपनिंग मटेरियल लोगे, परचेज लोगे,
और क्लोजिंग मटेरियल घटा दोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ओपनिंग कितना है 15 लाख, परचेज कितना है 1,80,50,000 और क्लोजिंग कितना है 20 लाख। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा, इसमें डायरेक्ट लेबर का खर्चा जोड़ दोगे, ये प्राइम कॉस्ट आता है। ठीक है, और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दोगे तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आता है। बताओ बताओ फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट कितना आएगा। तो ये कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड किसके बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे चार्ज करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर इतना है, फैक्ट्री ओवरहेड इतना है, डायरेक्ट लेबर इतना है, यानी कि 90,50,000 डायरेक्ट लेबर का खर्चा होता है तो 30,80,000 के आसपास फैक्ट्री ओवरहेड लगता है। तो कितना परसेंट लगता है पता करते हैं। ये आ रहा है 34.03%। ठीक है, दूसरा, अब इस बार भी जब जॉब कॉस्ट शीट आएगा तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड कितना चार्ज कर देंगे, डायरेक्ट लेबर का 34%। ठीक है, राउंड अप आप भी आप कर सकते हैं पर मैंने नहीं किया यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का रिकवरी रेट जब आप निकालोगे तो कैसे आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर करना है, कितना है, ये ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। इतना परसेंट। ठीक है, चलो अब जॉब कॉस्ट शीट में कैसे लिखोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, प्लस इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जोड़ दोगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा, इसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा सेल्स। ठीक है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। चलो फैक्ट्री ओवरहेड बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लेना है, तो डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंट, 34%, बताओ जरा। फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना लेना है, तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा इसका 6.91% किया जाएगा। ये खर्चा दिया हुआ है 9,50,000, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट कितना चार्ज करना है, 25% ऑन सेल। टोटल कॉस्ट जो भी आएगा, अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट 25, तो ये कितना 75, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई 75 इंटू 25 करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग का देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, a company produces component which passes through two process 1 and process 2. During the month material of this much component were put into process 2। ठीक है, 30,000 कंप्लीट हो गया एंड ट्रांसफर हो गया। बताओ
प्रोसेस 1 पहले देखते हैं। प्रोसेस 1 में कहता है कि हमने 40,000 मटेरियल लेके आए थे, 30,000 कंप्लीट हो गया ये कंप्लीट हो गया एंड बचा हुआ WIP बच गया 10,000। दोज नॉट कंप्लीटेड टू प्रोसेस 2, जो कंप्लीट नहीं हुए वो 100% मटेरियल में कंप्लीटेड है, यानी कि WIP का बोल रहा है, एंड 50% लेबर ओवरहेड में। WIP मटेरियल 100% कंप्लीट है, लेबर ओवरहेड 50% कंप्लीट है, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड प्रोसेस 1 का खर्चा दिया हुआ है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें भी ओपनिंग WIP नहीं होता वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। करंट ईयर का ही खर्चा है, करंट ईयर का ही इनपुट है, ठीक। अब मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट यूनिट पूरा 40,000 आएगा, लेबर एंड ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट यूनिट ये तो पूरा 30 आएगा, इसमें सिर्फ 5 आएगा, 35,000 आएगा ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट 6 लाख डिवाइड बाई 40,000 मटेरियल का, लेबर एंड ओवरहेड का जोड़ दो 11,90,000 डिवाइड बाई 35,000, तो ये लेबर एंड ओवरहेड का आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसेस 2 पे आओ। प्रोसेस 2 में जो 30,000 यूनिट आए, 30,000 यूनिट आए तो क्या हुआ, 28 कंप्लीटेड, कंप्लीट कितना हुआ 28, ठीक है। एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, दोज देयर वेर नॉर्मल लॉस एंड नो सैल्वेज वैल्यू ऑफ 200 यूनिट, नॉर्मल लॉस है 200 यूनिट का, बचा हुआ क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना बताओ 18 से चलो 18 से जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका दिया हुआ है 100% मटेरियल, 25% लेबर ओवरहेड। बताइए इक्विवेलेंट यूनिट निकालते टाइम ये तो 0 लोगे नॉर्मल लॉस, सब में नॉर्मल लॉस का इक्विवेलेंट यूनिट में 0 लोगे 0%, ये टोटल 100%, ठीक है। और ये मटेरियल मटेरियल के लिए 100% लोगे, लेबर ओवरहेड के लिए सिर्फ 25%, यानी कि 250 यूनिट, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और खर्चे ये दिए हुए, कॉस्ट पर यूनिट निकाल के प्रोसेस कॉस्ट में डाल दोगे। चलो यहाँ पे एक पैकिंग मटेरियल है ठीक है, कह रहा है कि पैकिंग मटेरियल इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड प्रोसेस एज अ प्रोटेक्टिंग पैकिंग टू कंप्लीट द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ये जो मटेरियल का खर्चा है ना, इक्विवेलेंट यूनिट निकाल के कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो, ये डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोसेस 1 से आया ये है, पैकिंग का खर्चा अलग से आएगा, और इसको आप मटेरियल 2 मत मान लेना, इट इज नॉट अ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन सेकेंड प्रोसेस। एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, पीछे से एक मटेरियल आता है और उस प्रोसेस में भी एक इंट्रोड्यूस होता है, वो क्वेश्चन नहीं है। पैकिंग मटेरियल बस छोटा मोटा मटेरियल है जो पैक होते हैं बनने के बाद, नहीं भी बोलता तो आप यही करके आते। सर्विस कॉस्टिंग देखो बहुत ही आसान है नाव्या LMB प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कार एंड कैब एंड कार रेंटल सर्विस इन दिल्ली NCR, ठीक है। इनका काम क्या है, सर्विस देना, तो सर्विस कॉस्टिंग कर रहे हैं तो सर्विस ही देंगे, है कि नहीं। इट प्रोवाइड सर्विस टू ऑफिसर ऑफ नोएडा, गुड़गांव एंड फरीदाबाद। दिल्ली NCR में गाड़ी का सर्विस देते हैं, कैब का एंड कार का, ठीक है। और जो भी ऑफिसर है उनको ऑफिस छोड़ने का, घर छोड़ने का काम करते होंगे, ठीक है। एट इट प्रेजेंट इट ऑपरेट CNG फ्यूल्ड कार बट ऑल्सो कंसिडर टू अपग्रेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी देखो, अभी ये CNG कार में अपनी सारी सर्विस देते हैं, पर आगे ये कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कार यूज करने का। इसी का जमाना आ रहा है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल और CNG में थोड़ी थोड़ी कॉस्ट में फर्क आएगा। CNG में CNG का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसको चार्ज करना पड़ता है तो पावर कंजम्पशन आएगा, है कि नहीं। डिटेल कॉस्ट रिलेटेड टू CNG का और इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिया हुआ है। चलिए कॉस्ट प्राइस दिया है, क्यों दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है डेप्रीसिएशन निकालने के लिए। गवर्नमेंट सब्सिडी, सब्सिडी कोई दिया है कॉस्ट में से घटाते हैं डेप्शन निकालने के लिए। याद करो AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, उसमें डेप्रिसिएबल एसेट का, वैसे AS कॉस्ट में नहीं लगता, मैं आपको बता दूं, कॉस्ट अपने ही कॉन्सेप्ट से चलता है, पर मैं एक छोटा सा चीज याद दिला रहा हूँ। डेप्रिसिएबल एसेट का जो कॉन्सेप्ट है
वहाँ हमने एक नेट मेथड पढ़ा था ना, एक ग्रोस मेथड, तो वहां पे भी हमने क्या पढ़ा था एक कॉस्ट में से घटा के रिमेनिंग अमाउंट पे डेप्शन चार्ज करने का। एंड वहां पे तो दो मेथड पढ़ा था, बचे हुए सारे सब्जेक्ट में एक ही मेथड है कॉस्ट में से घटाने का। अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैपिटल बजटिंग में भी, फाइनेंस में भी, तो हम कॉस्ट में से घटाते हैं। दूसरा मेथड ये डिसीजन मेकिंग जहां भी आएगा ना वहां पे हमें कॉस्ट में से घटा के लेना है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट लेस सब्सिडी लेस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। ठीक है, लाइफ दिया हुआ है यहाँ पे एंड सेल्वेज वैल्यू दिया है, तो डेप्शन निकाल लोगे, डेप्रिसिएशन इजीली निकल जाएगा। पूछा क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल पर मंथ, और जो भी डेप्शन डेप्शन आएगा वो पर एनम आएगा, डिवाइड बाय 12 कर दोगे, पर मंथ आ जाएगा, कोई बात नहीं। माइलेज दिया है इतना, यानी कि 1 kg सीएनजी में 20 किलोमीटर चलेगा सीएनजी वाली गाड़ी, और 1 kg सीएनजी का प्राइस है 60। तो जरा सीएनजी का कॉस्ट निकाल दो, बताइए। एक महीने में 1500 किलोमीटर चल रहा है, 1 kg में 20 किलोमीटर चलता है, तो टोटल सीएनजी कितना चाहिए, 1500 डिवाइड बाई 20, 75 kg सीएनजी चाहिए। एंड सीएनजी का कॉस्ट कितना है, 60, 4500। ये मंथली है तो सीधा लिख लोगे, क्योंकि किलोमीटर क्या है, मंथ में। दूसरा देखो बैटरी वाले का बैटरी वाले में पावर कॉस्ट लगेगा, बताओ। ये है 1500 यूनिट, एक बार फुल चार्ज करोगे तो 2 से 40 यूनिट चलेगा, तो कितनी बार चार्ज करनी पड़ेगी, 15 से डिवाइड बाई 2 से 40, बताओ। 6.25 टाइम आपको फुल चार्ज करनी पड़ेगी। एंड एक बार आप फुल चार्ज करते हैं तो पता है कितना यूनिट कंज्यूम होता है, 30, तो इंटू कर दोगे तो टोटल यूनिट कंज्यूम आ जाएगा। एंड जो भी यूनिट है उसका कॉस्ट दिया है 7.6 से इंटू करोगे, टोटल पावर का खर्चा आ जाएगा। ये आया 14 से 25। ठीक है, चल अगला खर्चा देखो एनुअल मेंटेनेंस, ठीक है, डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो मंथली आ जाएगा। एनुअल इंश्योरेंस डिवाइड बाई 12 कर देंगे, मंथली आ जाएगा। टायर रिप्लेसमेंट एवरी 5 ईयर, चलिए इस सीएनजी वाली गाड़ी का लाइफ कितना है, 15 साल, 5 साल में टायर रिप्लेस करना पड़ेगा। नया खरीद के लाएंगे तो शुरू में तो टायर 5 साल चलेगा ही, 5 साल बाद एक बार रिप्लेस करेंगे तो अगले 5 साल चलेगा, 10 साल हो गया। एंड 10 साल बाद दूसरी बार रिप्लेस करेंगे तो अगली 5 साल 15 साल तक चलेगा, यानी कि 2 बार टायर रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो टायर का जो खर्चा है 32,000 आएगा, 16,000 प्लस 16,000 15 साल के लिए। ठीक है, तो पर एनम कितना आएगा खर्चा, ये तो पर एनम है, अगर पर मंथ निकालना हो तो ये आएगा 177.7। ठीक है, चलो वैसे ही दूसरे का देखो, हर एक 5 साल में टायर रिप्लेस होता है, उसका लाइफ कितना है, लाइफ है 10 साल। तो शुरू में नया गाड़ी आएगा तो 5 साल तो नया वाला टायर चलेगा, एक बार रिप्लेस करेंगे 5 साल बाद तो 10 साल तक वो चलेगा, अगले 5 साल वो चलेगा, तो 10 साल लाइफ कंप्लीट हो गया। यानी कि 16,000 से काम चल जाएगी, एक ही बार टायर रिप्लेस करनी पड़ेगी। डिवाइड बाई 10 करोगे तो 16 से आ रहा है पर एनम खर्चा, डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो 133.33 आ रहा है टायर का खर्चा। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी रिप्लेसमेंट 8 साल में एक बार करनी पड़ती है, बताओ। तो एक ही बार करनी पड़ेगी बैटरी रिप्लेसमेंट, शुरू में खरीद के लाए 8 साल तक चलेगा वो नया बैटरी, एक बार 8 साल बाद रिप्लेस करेंगे, अगले 8 साल यानी कि 16 साल तक चलेगा। लाइफ कितना है कार का, 15 साल। ठीक है, तो 12,000 डिवाइड बाई 15, ये क्या हो गया पर एनम, और 12 से डिवाइड कर दोगे तो पर मंथ आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसका 5,40,000, ये भी 8 साल ही चलेगी, तो 8 साल के एंड में एक बार तो इसको भी बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब ये बैटरी वाली ही गाड़ी है तो इसका बैटरी महंगा आएगा, है कि नहीं तो देखो इसका भी बैटरी का खर्चा यही है, डिवाइड बाई 10 करोगे पर एनम आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 करोगे पर मंथ आ जाएगा सैलरी दिया है, गैरेज का रेंट दिया है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, सब डाल दोगे अपने आप खर्चा आ जाएगा।
बस खर्चे को 3 हिस्सों में लिखना है, एक रनिंग या वेरिएबल, दूसरा फिक्स, और तीसरा क्या है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या आता है, एनुअल मेंटेनेंस आ गया टायर का खर्चा आ गया, ये सारे, बैटरी का खर्चा आ गया। फिक्स में क्या आ गया, गैरेज का रेंट, ड्राइवर की सैलरी क्या है, पर मंथ है, हाँ तो ड्राइवर की सैलरी, कोई भी कोई भी ऑफिस या ये शेयर वाले खर्चे हैं जो हम पे चार्ज हुआ है, इस शेयर एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर कार पे चार्ज हुआ है ओवरहेड, वो एलोकेटेड ओवरहेड, ये फिक्स में आ जाएगा। रनिंग में क्या आएगा, तो रनिंग में आएगा सीएनजी का कॉस्ट, उधर पावर का कॉस्ट, बस। आ गया चलो फटाफट से देखते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट डी इज 50 यूनिट पर आवर इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स। 100 वर्कर 1 घंटे काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, 100 मैन आवर्स। 100 मैन आवर्स में 50 यूनिट बनता है। अच्छा 50 यूनिट, ठीक है, कोई बात नहीं। 100 मैन आवर्स में 50 यूनिट बनता है। आगे पढ़ते हैं इन अ वीक ऑफ 40 आवर्स, एक हफ्ते में 40 घंटे काम होता है उस फैक्ट्री के अंदर। डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस दिस मच यूनिट। एक्चुअल डेटा हम कैसे बनाते थे, याद करो। अगर कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले तो रिवीजन लेक्चर आपको देखना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो डली हुई है उसको आपको देखना चाहिए। एक्चुअल में कितना यूनिट बना है, 19 से 20। एक्चुअल वर्किंग आवर, यहाँ पे रेट रुपीज, आइडल टाइम लिख सकते हो, ठीक है। रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में क्या, स्टैंडर्ड आवर, रेट, रुपीज। चलो फटाफट एक पेमेंट आवर का भी बना लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लो एक्चुअल पेमेंट आवर, आइडल टाइम, एक्चुअल वर्किंग आवर, ठीक है। आ जाओ। और डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस इतना 40 घंटे का काम कर गए। डिस्पाइट अ 5% टाइम वाज लॉस्ट ड्यू टू अबनॉर्मल रीजन, यानी कि जो 40 घंटे है ना, हम पूरी 40 घंटे काम नहीं करते, 5% उसका कितना आता है, 2 घंटा। 2 घंटा लॉस हो जाता है अबनॉर्मल रीजन से, मशीन ब्रेकडाउन हो गया होगा कभी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता होगा, इस वजह से। द आवरली वेज रेट इज गिवन, एक्चुअली पेड 12.4, 12.4, 11.4, ठीक है। रेस्पेक्टिवली टू ग्रुप ए, 4 ग्रुप है, 10 वर्कर है, बी 30 वर्कर है, एंड सी 60 वर्कर है। बताओ ए बी सी। एक्चुअल पेमेंट आवर देखो, 40 घंटे हम काम करते हैं, 2 घंटे लॉस हो जाता है, 38 आवर्स। ये एक्चुअल वर्किंग आवर है, ये आइडल टाइम है, अब नॉर्मल लॉस, और ये क्या है, एक्चुअल पेमेंट आवर है, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय का तो है, इंटू कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, नंबर ऑफ वर्कर से, तो टोटल आ जाएगा। ए में देखो 10 जने हैं ना, तो 40 इंटू 10 4 से, इसमें 30 जने हैं तो इंटू 12 से, एंड इसमें सी में 60 है। चलिए आइडल टाइम बताओ, आइडल टाइम 2 घंटे है, तो ये 20 आएगा, 60 आएगा, और इसमें कितने हैं एम्प्लॉय, 60 जने हैं, 2 घंटे के हिसाब से 1 से 20 आएगा। एक्चुअल वर्किंग आवर बताओ, 3 से 80 आएगा, 11 से 40 आएगा, इसमें कितना आएगा, 22 से 80 आएगा, समझ रहे हो। और ये आप रुपीस इंटू करके लिख लेना। चलो ये टोटल कितना आया, 3 से 80 प्लस 11 40, रिवाइज एक्चुअल में एक्चुअल आवर को ही किस रेशियो में बांटते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो में। स्टैंडर्ड बताइए जरा, 100 मैन आवर्स के लिए 50 यूनिट बनेगा, ठीक है।
50 यूनिट के लिए आपको 100 मैन आवर चाहिए, 1 यूनिट के लिए 100 डिवाइड बाई 50 मैन आवर चाहिए। तो 19 से 20 यूनिट के लिए कितना चाहिए? 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 19 से 20, ये है टोटल स्टैंडर्ड टाइम। थर्टी 40। तो ये तो तीनों का है, ए बी सी, 38 40 ये तो तीनों का है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड में किस रेशियो में काम करें दिया नहीं, तो हम मान लेंगे सेम वही 10 एम्प्लॉय इसका, 30 इसका और 60 इसका, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है लिखने का, है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड में बताता कि कितना किस में काम करना था, एक्चुअल तो बोल दिया है स्टैंडर्ड बताया नहीं है कि गैंग का स्टैंडर्ड रेशियो क्या होगा, तो हम मान लेंगे एक्चुअल में जिस रेशियो में काम करें उसी रेशियो में बांट देंगे इसको। तो ये आ जाएगा 384 आवर्स, 1152, 2304। पता है आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं रिवाइज्ड इफिशियंसी। इन दोनों की जो डिफरेंस आएगी, ठीक है, रिवाइज एक्चुअल आवर का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट, इसको बोलते हैं मिक्स या गैंग वेरिएंस। चलो अब देखो ये क्या है, रिवाइज्ड एक्चुअल आवर को इस रेशियो में बांटने का, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में भी जिस रेशियो में काम करे हैं, स्टैंडर्ड में भी उसी रेशियो में, एक्चुअल में भी 30 ए का ए का 10, बी का 30 एंड सी का 60 एम्प्लॉय काम करें, और स्टैंडर्ड में भी हमने वही माना है, तो रेशियो में बांटे हुए तो सेम ही आएगा। 3 से 80, 1140 आप बांट के देखो, आप इस रेशियो में इसको बांट के देखो, यही आएगा। यानी कि मिक्स वेरिएंस जो है इस क्वेश्चन में जो गैंग वेरिएंस है वो 0 आएगा, नील आएगा, ठीक। मिक्सर में तो कोई फर्क ही नहीं है। चलो रिवाइज इफिशियंसी में वही आएगा जो इफिशियंसी वेरिएंस में आएगा। अब बताओ फॉर्मूला बताओ चलिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में 3 हिस्सा है। लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल पेमेंट आवर, ठीक है। एक्चुअल पेमेंट आवर ये रहा, ठीक है एक्चुअल रेट ये रहा, स्टैंडर्ड रेट नहीं पता, ये लास्ट एक क्वेश्चन का ट्रिक है, ये पता होने के बाद तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो स्टैंडर्ड रेट निकाल के दिखाते हैं आपको। लास्ट में एक और चीज बोला है, द वेज रेट पर लेबर इज सेम फॉर ऑल वर्कर। जो स्टैंडर्ड वेज रेट है ना, ये तीनों का सेम है, और दिया है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इज दिस मच। बताइए लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए। स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। दिया हुआ है 4 से 80, स्टैंडर्ड आवर हमको पता है 3840, एक्चुअल वर्किंग आवर हमको पता है, बताइए स्टैंडर्ड रेट निकाल के बताइए। ये जो 12 आया ना, ये तीनों में 12 है, यानी कि जिस भी कैटेगरी का वर्कर है उसका स्टैंडर्ड रेट सेम है, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब बताओ सब चीज आ चुका है, निकाल नहीं सकते आप? स्टैंडर्ड रेट पता है, एक्चुअल रेट पता है, एक्चुअल पेमेंट आवर है तीनों का। आइडल टाइम कैसे निकलेगा? ये जो आइडल आवर्स है, आइडल आवर्स है, इसको स्टैंडर्ड रेट से इंटू कर दो। अगला लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर इफिशियंसी का 2, एक मिक्स, ये कैसे निकलेगा? रिवाइज एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। मैंने बोला ये दोनों सेम है, ये भी और ये भी, तो ये नीला आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और रिवाइज्ड इफिशियंसी कैसे आएगा? तो ये आएगा सर स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब बताओ इसमें से 2 हिस्से निकलते हैं, जिसमें ये नील है, तो बचा हुआ ये कितना आएगा? जितना लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आएगा, यही पूछा है आपके एग्जामिनेशन में।
ठीक है, निकाल दोगे। वर्किंग इज द मेन थिंग। पढ़ाते टाइम भी मैंने आपको बोला था, अगर आपको वर्किंग नहीं आता तो लेबर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वहां पे आपको दिक्कत हो सकता है। वर्किंग आपको आना ही चाहिए। मार्जिनल का क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज का 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है? पहले कहता है कि अपने पास 3 प्रोडक्ट हम बेचते हैं, STU, सेल्स मिक्स ये है, टोटल सेल का 25% ये, 35 ये, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट भी दिया है, फिक्स कॉस्ट भी दिया है। कह रहा है अब हम ये चाहते हैं कि जो U प्रोडक्ट है ना वो ना बेच के M को बेचे, ठीक है, और M को रिप्लेस करते हैं तो ये चीज हो जाएगा। और पूछा क्या है, PV रेशियो निकालिए, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालिए, प्रॉफिट निकालिए, ब्रेक इवन निकालिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरे में पूछा है सेकंड का निकालिए। अब पहले का निकाल दोगे, दूसरे में क्या करना है, U के बदले बस M ही तो लेना है। चलो जरा फटाफट करो। अगर आप S लेते हो, T एंड U, सेलिंग प्राइस पता है 6 से, 8 से, 4 से, प्लेस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। अब देखो पीवी रेशियो कैसे निकलता है। पीवी रेशियो निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले, एक है टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल, एक है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पर यूनिट सेल। यहाँ पे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पता है, पर यूनिट सेल प्राइस पता है, बताओ पीवी रेशियो 50% आएगा, यहाँ भी 50% आएगा, यहाँ आई थिंक 40% आएगा। तो पहले में तो यही पूछा है। अब देखो अपने को पता है टोटल सेल्स, ये सेल्स मिक्स पता है तो इंडिविजुअल सेल पता चल जाएगा। सेल्स मिक्स पता है हमें कितना है, 25%, 35%, 40%, तो हमें सेल्स पता चल जाएगा। कैसे? टोटल सेल्स में सेल्स मिक्स इनटू कर देंगे। टोटल सेल कितना है, 1,20,00,000, ये आएगा 30 लाख, ये आएगा 42 लाख, ये आएगा 48 लाख, करेक्ट। तो कंट्रीब्यूशन बताओ हमें सेल्स पता है और पीवी रेशियो पता है, तो सेल्स में पीवी रेशियो इनटू करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन आया 19,20,000, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा 21 लाख, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा 15 लाख। टोटल कंट्रीब्यूशन को जोड़ दोगे तीनों का और फिक्स कॉस्ट घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यही सब पूछा है और सिमिलरली आप इसका भी कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बजट क्या पूछा है पहले नीचे आके देखते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रेवेन्यू फ्लेक्सिबल बजट फॉर 2022 एंड ऑल्सो से सो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। कह रहा है 2022 के लिए आप फ्लेक्सिबल बजट बताएंगे। फ्लेक्सिबल बजट मीन्स वो बजट जो डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पे बनाते हैं, अलग अलग इफिशियंसी लेवल पे बना सकते हैं, अलग अलग ईयर के अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे बना सकते हैं। फिक्स बजट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी पे चीजें दे दिया और हम बना देते हैं, दैट इज फिक्स बजट, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है महारत्न लिमिटेड अब PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट प्रोड्यूसर प्रोडक्ट ए बनाता है, एक PSU कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। कंपनी इज इन अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स रेवेन्यू बजट फॉर ईयर 2022। 2022 का मतलब जन टू दिसंबर चल रहा है ईयर, है ना, नहीं तो 21-22 बोलता तो अप्रैल टू मार्च, ठीक है। चलो द कंपनी हैज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग द यूजफुल बजट, ठीक है, कोई बात नहीं। It is anticipated 12% growth in sale volume from year 2021। अब देखो हम बेस ईयर का भी बना लेंगे और नए साल का भी बना लेंगे, ठीक है। वैसे हमें पूछ क्या रहा है 2022, बट कंपेरेटिवली
बेस ईयर का भी आप लेके बनाओगे तो वहाँ कंपेरेटिवली फॉर्मेट में बनाते वक्त ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन भी होता है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 2022 का भी बना दे, कोई बात नहीं, बट बेहतर क्या है, दोनों साल का आप बनाओ। तो यहाँ पे यूनिट कितना था, इतना टन, 4,20,000। अब 12% ग्रोथ हो जाएगा, तो 4,20,000 में अगर 12% ग्रोथ हो जाएगा तो 4,70,000, 4 से इतना यूनिट बनाएंगे, ठीक है। सेल प्राइस था 23, ठीक है, सेल प्राइस था 23,000। अब सेल प्राइस से इंटू कर दोगे तो सेल वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। विच विल इंक्रीज बाय 10% इफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज बाय 5%। इस साल सेल प्राइस बढ़ेगी 10%, प्रोवाइडेड कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है बढ़े, क्योंकि दाम इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगा तो हम लोग भी दाम नहीं बढ़ा सकते। बताओ, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्वेश्चन में दिया है 4%। अब 4% है तो क्या दाम बढ़ेगा इस साल? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कह रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स 5 से ज्यादा होगा तब बढ़ेगा। तो इस साल भी सेलिंग प्राइस उतना ही लेना पड़ेगा। सेल्स निकाल लोगे? हाँ जी, सेल्स निकल जाएगा। कॉस्ट देखो, अब मटेरियल कॉस्ट सबसे पहले, टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ प्रोडक्ट ए दिस मच टन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल का यूनिट कितना लगेगा? 4,20,000 बनाने के लिए, 1 टन बनाने के लिए कितना लगता है? 2.3। तो 4,20,000 इंटू कर दो 2.3, ठीक है। इधर कितना है? 4,70,000, 4 से है, इंटू कर देंगे 2.3। तो ये तो यूनिट है। कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट था पिछले साल 4,500, इस साल कितना कॉस्ट होगा? तो कह रहा है बढ़ जाएगा 10% से, 10% से बढ़ जाएगा, 10% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4,950। लेकिन कह रहा है तब बढ़ेगा जब होलसेल प्राइस इंडेक्स 5% से बढ़े। हमारे क्वेश्चन में तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ नहीं रहा 5% से, तो इस साल भी सेम ही रहेगा। मटेरियल कॉस्ट निकाल लोगे, रेवेन्यू में से सारे खर्चे घटा दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। यही बजट पूछा है, रेवेन्यू यहाँ निकल गया आपका, ठीक है। सेल प्राइस इंटू सेल्स क्वांटिटी, कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट हमने निकाल लिया, आ गया फटाफट। अ कंपनी हैज टोटल 600 एम्प्लॉय और वो महीने में कितना दिन काम करते हैं? 26 डेज, कोई बात नहीं, ठीक है। 85% ऑफ द एम्प्लॉय आर परमानेंट, तो बचे हुए 15% क्या होंगे? कंपनी के पास 6,000 एम्प्लॉय है, जिसमें से 85% क्या है? परमानेंट, बचे हुए 15% टेम्पोररी या कैजुअल। 6,000 का 900 कैजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। एज पर द अर्निंग पर मैन शिफ्ट, अर्निंग पर मैन शिफ्ट मतलब एक आदमी एक शिफ्ट में कितना कमाता है। एक शिफ्ट मान लेते हैं एक दिन में एक शिफ्ट करता है, तो एक आदमी एक दिन में कितना कमाता है, ठीक है। तो ये लिखा है 8 घंटे का शिफ्ट है, उसमें उसको पैसे मिलते हैं 3,000, ठीक है, कोई बात नहीं। जो न्यू वेजेस टर्म है वो 1 जुलाई यानी कि 2022, यानी कि 2022 हमारा साल का चल रहा है, जनवरी से दिसंबर, जुलाई में आया, 6 महीने बाद आया। वो कहता है 15% इंक्रीज कर देंगे, तो 15% इंक्रीज कर देंगे 3,000 में, तो कितना आ जाएगा? 34 से 50। ठीक है, तो वेजेज कैसे लिखोगे? एक तो परमानेंट वाला, दूसरा कैजुअल। पिछले साल क्या था? 5,100 परमानेंट थे, ठीक है, 26 दिन महीने का काम करते हैं। यहाँ पे हमें पूरा साल का निकालना है ना, पूरे साल में ये, और 3,000 उनका रेट है। पर इस साल क्या होगा? 5,100 26 दिन काम करेंगे, शुरू के 6 महीने उनको 3,000 के ही रेट से पेमेंट होगी, प्लस ये जो लोग हैं बाद के 6 महीने इनको 34 से 50 के रेट से पे होगी। यही बोल रहा है क्वेश्चन। कैजुअल का देखते हैं। कैजुअल एम्प्लॉय जो है इनको 8 से 50 के रेट से पेमेंट होती है, ठीक है। और इनका जो वेजेज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन जो मेजर करता है वो बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रिटेल इन्फ्लेशन मेजर करता है, उससे लिंक्ड है। अभी जब 8 से 50 वेजेस थी ना, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना था, अब ये बढ़ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वेजेस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। कोई बात नहीं। कितने एम्प्लॉय है? 900, 26 दिन काम करते हैं, 12 महीना काम करते हैं। पहले 8 से 50 रुपया रेट था, अब इनका 2022 में क्या होगा?
26 दिन काम करेंगे, 12 महीना काम करेंगे, रेट क्या होगा देखो, 8 से 50 तब था जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 165.17 था, अब कितना हो जाएगा 173.59। रेट आप अलग से निकाल लेना, बताना रेट कितना आएगा। ये रेट पता है कितना आ रहा है, रेट आ रहा है 893.33। ठीक है, इस साल इस रेट से पेमेंट होगी। चलो एम्प्लॉय का समझ में आया पॉइंट, हाँ जी समझ में आया। पावर कॉस्ट 42 लाख है 7 लाख यूनिट के लिए, 7 लाख यूनिट खर्च होता है और टोटल 42, तो किस रेट से, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है से 6 रुपीज है ना, 42 लाख डिवाइड बाई करोगे 7 लाख 6 रुपीज, यानी कि 7 लाख यूनिट हम पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, 7 लाख यूनिट हम पावर कंज्यूम करते हैं, 6 रुपया का रेट है, 42 लाख रुपया पावर का खर्चा आता है, बिजली का खर्चा आता है। पर यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी, इस 7 लाख में से 60% प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो 40% है वो एम्प्लॉय क्वार्टर के लिए यूज होता है, यानी कि प्रोडक्शन और एम्प्लॉय। 7 लाख में से 60% प्रोडक्शन यानी कि 4,20,000 यूनिट, 40% यानी कि 2,80,000 यूनिट। तो पिछले साल का हिसाब तो कुछ ऐसा बैठेगा, 7 लाख में 4,20,000 6 रुपए के यूनिट है, ये प्रोडक्शन का खर्चा था और ये इतना खर्चा था, दोनों जोड़ दोगे तो टोटल ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा पिछले साल का 42 लाख। ठीक है, करके देखो आप, 25,20,000, 16,80,000, करेक्ट। देखो कई बार क्या होता है कि जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय के लिए क्वार्टर बना दिया जाता है, वो उसी में रहते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में काम करते हैं, तो वहां पे बिजली वो भी तो कंज्यूम करेंगे है ना। तो प्रोडक्शन के लिए इतना यूनिट 6 रुपया रेट, एंड बचे हुए जो एम्प्लॉय कंज्यूम करते थे इतना यूनिट 6 रुपया रेट, टोटल में 42 लाख का खर्चा था। ये तो कह ही रहा है पिछले साल का खर्चे में दिक्कत नहीं, वो तो सब चीज दिया हुआ है, दिक्कत है इस साल के खर्चे में। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज पेड, चलो पहले ये इसका इस साल का खर्चा देखते हैं। अब बताओ 4,20,000 ये तब प्रोडक्शन में खर्चा हो रहा था जब प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बना रहे थे, कितना प्रोडक्ट बना रहे थे 4,20,000 टन। इस बार तो हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया है तो बिजली भी तो ज्यादा कंज्यूम हुई होगी, तो इस बार कितना, अगर इतना प्रोडक्शन किया है, देखो 4,20,000 के लिए 4,20,000 ही चाहिए, तो 4,70,004 के लिए कितना चाहिए, 4,70,004 यूनिट, और 6 रुपया का रेट है। पर एम्प्लॉय वाली जो यूनिट है वो तो सेम ही रहेगी ना, एम्प्लॉय तो उतना ही है, उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना पिछली बार करे थे, सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट जो है बढ़ने की वजह से जो प्रोडक्शन का बिजली कंज्यूम होता है वो बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो ये आएगा 45,02,004 से। ठीक है, इस साल का इलेक्ट्रिसिटी का। अगला देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज पेड दिस मच एज अ सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क, द अमाउंट विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली विद द वॉल्यूम। देखो इस बार 60 लाख है, अगली बार वॉल्यूम बढ़ने से बढ़ जाएगा, तो 60 लाख था, 4,20,000 बनाते थे तो 4,70,004 से बनाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है 67, कितना आएगा 20, इतना आएगा। ठीक है, चलो
अगला है ड्यूरिंग द ईयर 2021 कंपनी हैज पेड 1,20,000 फॉर परचेज ऑफ डीजल टू बी यूज्ड बाय कार फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव परचेज। ठीक है, इस बार पिछले साल 21 में आप 1,20,000 खर्चा डाल दोगे, कॉस्ट ऑफ डीजल बढ़ गया है, इस बार कितना डालोगे 15% बढ़ा के, तो 1,20,000 है, उसमें 15% अगर बढ़ा के डालोगे तो 1,38,000 आएगा इस बार डीजल का खर्चा 2022 में। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज पेड 21 में इतना हायर चार्जेस पे किया था, ये भी डालोगे। फ्यूल को छोड़ के, पहले क्या था कि हायर चार्जेस हम पे करते थे ना, तो फ्यूल का छोड़ के फ्यूल हम अपने कॉस्ट पे ले आते थे, जितना खर्चा लगता था उतना चलाते थे। पर 2022 में जो है कंपनी हैज डिसाइडेड टू रीइंबर्स द डीजल कॉस्ट टू कार रेंटल कंपनी। ठीक है 2022 में जो है कि ये हायर चार्जेस तो पे करेंगे, जो फ्यूल का खर्चा है ये भी उनको पे कर रहे हैं, तो खर्चे में तो हमें लिखना ही है, खुद से खर्च करे, अरे किसी का गाड़ी बस लेके आए और डीजल का खर्चा खुद से कर रहे हैं, तब भी डीजल का खर्चा लगेगा, या फिर डीजल उसी ने दे दिया और वो पैसा हमने उसी को दे दिया, तब भी डीजल का खर्चा लगेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 5% आरसीएम लग रहा है सीटीए केस में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन का केस में, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम व्हीकल लेके आ रहे हैं, पैसेंजर के केस में यहाँ कह रहा है आरसीएम लग रहा है, जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, और हमको क्रेडिट नहीं मिलेगी, टैक्स पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो भी हमारा कॉस्ट है। पर 5% किस पे लगाएंगे, जो भी हम हायर चार्जेस पे कर रहे हैं इंक्लूडिंग रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल। ठीक है, जितना हम ट्रांसपोर्टर को पे कर रहे हैं सब लेके हम लगाएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा 6 लाख प्लस साथ ही में ये और उसका 5%। ठीक है, चलो अगला है डेप्रिसिएशन, जो कि इतना है 21 में, 15% घट जाएगा 22 में। क्यों, एसेट की वैल्यू घटते जाती है तो डेप्रिसिएशन भी WDV मेथड में जनरली घटते जाता है कि नहीं। तो डेप्रिसिएशन 85% ही लोगे अगले साल में। सारे खर्चे घटाने के बाद जो आएगा रेवेन्यू में से, सारे खर्चे घटाने के बाद वो क्या होगा, वो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। देखो कंट्रोलेबल खर्चा वो है जो कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड, ऐसे खर्चे हैं जो कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोडक्शन मत करिए, नहीं होगा। अनकंट्रोलेबल जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट, आप प्रोडक्शन करो ना करो वो खर्चा लगेगा। कॉस्ट प्लस कॉन्टैक्ट और इसका एडवांटेज सिंपल सा है। कॉस्ट प्लस कॉन्टैक्ट में क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट प्राइस इज डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग सर्टेन मार्जिन ऑन अ कॉस्ट, जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा उस पर सर्टेन मार्जिन चार्ज करके कॉन्टैक्ट प्राइस पता करते हैं। एडवांटेज क्या है, एक तो एस्योर्ड प्रॉफिट देता है कि नहीं, और उस कॉन्टैक्ट में इसको जनरली यूज किया जाता है जहां पे हमें पता नहीं होता शुरू में कि कितना काम करना है, कितना कॉस्ट इनकर्ड होना है, तो हम कैसे भाई उसका अपना प्राइस कोट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो भी खर्चा लगेगा आप जो भी बनवाना है बनवाइए, इतना % मुझे प्रॉफिट जोड़ के दे देना। ठीक है, इज रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट नेसेसरी इन केस ऑफ इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम? नहीं। क्यों, देखो इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में सिंगल सेट ऑफ बुक बनाते हैं, अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते नहीं है, तो 2 सेट ऑफ प्रॉफिट होती नहीं है, सिंगल प्रॉफिट का फिगर होता है, तो रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत नहीं है। पर यही अगर नॉन इंटीग्रल सिस्टम होता तो वहां पे 2 सेट ऑफ बुक बनाते हैं, 2 अलग अलग प्रॉफिट आता है, दोनों बुक से, कॉस्ट अकाउंटिंग से अलग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग, तो वहां रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत पड़ती है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1 का है, आईटी का इम्पैक्ट पूछ रहा है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, आप लिख सकते हो। एक देखो इंटीग्रेशन हो गया है, पहले क्या था कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की चीजें नहीं पता चलती थी। ठीक है, आज के डेट में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के आने से क्या होगा, एक डिपार्टमेंट का चीजें कोई भी डिपार्टमेंट लॉगिन करके देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं किसी बैंक में जाता हूँ, ठीक है, वहां पे गया बैंक में, किसी भी काउंटर पे मैं अपनी अकाउंट का डिटेल बोलूंगा तो वो बता देंगे, है ना। जरूरी नहीं सिर्फ टेलर का जो अकाउंटेंट है वहां पे पता चले, कोई भी मैनेजर के कैबिन में अगर मैनेजर चाहे खोल के देख सकता है। क्यों, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सबको सब चीज दिखाता है। प्रोडक्शन वाले को पता होता है कि रॉ मटेरियल में कितने यूनिट बचे हैं, रॉ मटेरियल वाले को पता होता है प्रोडक्शन कितना हो चुका है, सेल वाले को पता, सब चीज का डेटा इंटीग्रेटेड होता है। दूसरा पेपरलेस इन्वायरमेंट, पहले क्या था, सारा चीज पेपर में होता था, लिख के होता है, डॉक्यूमेंटेशन करी जाती थी, तो बहुत सारे पेपर लगते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे मटेरियल मंगानी है, प्रोडक्शन वाला हूँ, तो मटेरियल रिक्विजिशन
लेटर भेजूंगा, जाएगा, फिर वो देखेगा, फिर मटेरियल मुझे भेजेगा। आज के डेट में क्या है, सिस्टम में मैंने ऑर्डर डाल दिया, उसको दिखाएगा कि मैंने रिक्वेस्ट डाली है, वो खुद ही भेज देगा, है कि नहीं। अगला, प्रोक्यूरमेंट आसान हो गया है कि नहीं, इजिली हम प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं जो भी है। पहले बताओ, मटेरियल रिक्वेजिशन डालेंगे, उसको पता चलेगा, फिर वो भेजेगा, इसमें टाइम वेस्ट होता था ना। उससे बेहतर क्या है, अभी प्रोक्यूरमेंट बहुत आसान है, समय बच जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से। जो चीज बहुत समय में होता था वो जल्दी हो जाती है, रियल टाइम में चीजें हमें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले जब सब चीज कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर नहीं करते थे, लोग करते थे, तो होता क्या था, जब तक वो चीजें बनाए ना, अपडेट ना करे, और अपडेट करने के बाद फिगर, फाइनल फिगर ना बताए, हमें पता नहीं चलता था। पर अभी के डेट में क्या है, एक एक ट्रांजेक्शन होते ही सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है ऑटोमेटिक। रियल टाइम में हमें पता होता है कितना स्टॉक है हमारे पास, कितना यूनिट हमने बेचा है, जो बेचा है उसमें कितना खर्चा लगा है, कितना बनने का खर्चा लगा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो सब चीज रियल टाइम में हम रिपोर्ट देख सकते हैं। यही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखो आरटीपी को आपको करके जाना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आरटीपी हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, एक या दो क्वेश्चन आरटीपी से कई बार आते रहते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो। अगला जो मस्ट डू लिस्ट है कॉस्टिंग का, अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा मस्ट डू लिस्ट, एंड उसको जरूर देख के जाना है, उसी अनुसार से आपको क्वेश्चन को जरूर देखना है। ठीक है, पूरी कवरेज तो करनी है, पर मस्ट डू लिस्ट में जो क्वेश्चन है उसको जरूर देख के जाना है, क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाती है आप लोगों के लिए।